हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल जी इंडियाज फर्स्ट। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी। हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 4 व्हिच इज ऑफ हीट। हीट क्या होती है? हीट को लिटरली अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है गर्मी। आपको अगर कोई चीज बहुत गर्म लग रही है टच करने पे, देन दैट थिंग इज वेरी हॉट। और अगर आपको टच करने पे वो चीज बहुत ठंडी लग रही है, दैट थिंग इज कोल्ड। इसका एग्जांपल्स आप खुद सोचिए लाइफ में। आप किचन में जाते हैं, मम्मी ने कुछ नया नया कुछ बना कर रखा है, कुकर में रखा हुआ है खाना, या फिर कोई रोटी आप हाथ में लेते हैं गर्मा गर्म। तो वो रोटी क्या है? वो रोटी टच करने पे आपको हीट की सेंसेशन आती है। एक ऐसी सेंसेशन जिसको हमने हीट का नाम दिया है या फिर हॉट का नाम, इसलिए हम कहें तो रोटी गर्म है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब भी आप किसी बर्फ के आइस क्यूब को खाते हैं, तो आपको एक बहुत ऐसी सेंसेशन आती है जिसको हमने क्या कहते हैं, कॉल्ड दैट सेंसेशन कोल्ड। इसीलिए हम कहेंगे कि आइस इज कोल्ड। अब लेकिन हम हॉट एंड कोल्ड किस बेसिस पे? भाई हमने पतीले को टच करके देखा, हमें एक फीलिंग आई, हमने उसको हॉट कह दिया। ठीक है? हमने बर्फ को टच करके देखा, हमें एक फीलिंग आई, हमने उसको कोल्ड कह दिया। लेकिन ये जो हम इसको हॉट और कोल्ड कह रहे हैं, इसमें साइंस के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर साइंस के बेसिस पे हम इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं नेचर को। अब आप कहेंगे कि मैम टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस as measured on as measured on thermometer। थर्मो थर्मो जब शब्द जहां पे भी आ जाए आपके जीवन में, वो चीज हम टेम्परेचर से रिलेटेड होगी। इसके एक दो एग्जांपल्स और दे देती हूँ। बार शब्द अगर कहीं, वो चीज हमेशा प्रेशर से रिलेटेड होगी। ठीक है? लेकिन हम इस चैप्टर में टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो अभी प्रेशर को आप साइड में जैसे मैंने छोड़ दिया। थर्मोमीटर जो है वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। बेसिकली जो हम डेली यूज में यूज करते हैं, जनरली हम यूज करते हैं थर्मोमीटर, और एक है हमारा लैबोरेटरी। क्लिनिकल थर्मोमीटर कौन सा होता है भैया? आजकल तो आपको डिजिटल थर्मोमीटर्स ही देखने को मिलते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी एक डिजिटल थर्मोमीटर आपके मुंह में टेम्परेचर मेजर करने के लिए डाल देता है। और जब वो निकालता है तो उस पर कुछ डिजिटली लिखा हुआ आता है कि भाई 98 डिग्री टेम्परेचर है या 99 है या 100 है। बट आज से अगर आप 5 साल 10 साल थर्मोमीटर देखेंगे तो वो टाइप के होते हैं। और इन थर्मोमीटर्स में यहाँ पे नंबर्स के अंदर, यहाँ पर मर्क्यूरी मर्क्यूरी मेटल मर्क्यूरी है जो टेम्परेचर है, इसमें भी मर्क्यूरी है और इसमें भी मर्क्यूरी का है। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर्स की क्या स्पेशलिटी है कि इसकी जो लिमिट है वो थोड़ी कम होती है। 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर मेजर होता है। 37 डिग्री विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0.4 फ़ारेनहाइट, 98.4 और शायद आता है डिग्री फ़ारेनहाइट। लैबोरेटरी टेम्परेचर में, जबकि जो हमारी रेंज है जिसमें लैबोरेटरी थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर कर सकता है, वो -10 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री का टेम्परेचर मेजर कर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिक से आप इसको याद करने का प्रयास करें कि क्लिनिक में यूज होने वाला थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर है। क्लिनिकल थर्मोमीटर को ज्यादा से ज्यादा सिर्फ हमारा टेम्परेचर मेजर करना होगा, और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कुछ एक ऊपर नीचे रिवॉल्व करता है। इसीलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में इससे ज्यादा हमें कुछ डिग्रीज ऐड करने की जरूरत नहीं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट लैबोरेटरी थर्मोमीटर्स, यानी वो थर्मोमीटर्स जो केमिस्ट हो गए या फिर जो केमिकल्स के साथ काम करते हैं लैब्स में, 11th 12th के बच्चे हो गए या कुछ साइंटिस्ट हो गए, उनको ऐसे थर्मोमीटर की जरूरत पड़ती है। अब लैब में क्या है, अलग अलग केमिकल्स आपस में मिक्स होते हैं, तो उस मिक्सिंग की वजह से अप्स एंड डाउन आते रहते हैं टेम्परेचर्स में, और बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स भी लैब्स में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए उनको क्लिनिकल थर्मोमीटर से कुछ ज्यादा डिग्रीज की जरूरत है। Therefore, they devised the laboratory thermometer
-10 से लेकर तकरीबन 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब आपका ये हो गया। अब हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है ट्रांसफर ऑफ हीट। यानी हीट तो हमने पढ़ लिया क्या है, किस तरीके से मेजर होती है, क्या सिग्निफिकेंस, लेकिन उसका ट्रांसफर क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे हो, किन किन प्रोसेसेस के थ्रू होता है और कुछ एग्जाम्पल। देखिए सबसे पहला जो मेथड है ट्रांसफर ऑफ हीट का वो है कंडक्शन। एक हमारा मेथड है कन्वेक्शन। इसके अलावा एक थर्ड मेथड भी है, बट फॉर नाउ यू कैन जस्ट स्टडी दीज आर मोर देन इनफ फॉर योर लेवल। कंडक्शन का क्या मतलब होता है? जब भी आप किसी चीज को डायरेक्टली टच करते हैं तो उस चीज की जो हीट है वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है। या फिर जब भी आप किसी चीज बहुत ठंडी चीज को टच करते हैं, चीज की जो ठंडक है वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। ये क्यों होता है ये आप 11th क्लास में जाकर पढ़ेंगे और इसका नाम है इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इक्विलिब्रियम का, कि दुनिया में कोई भी चीज अपने आसपास के सराउंडिंग्स के इक्वल टेम्परेचर अपना टेम्परेचर मेंटेन करने का है। समझे? कोई भी जो नॉन लिविंग चीज है वो कोशिश करती है कि उसका जो टेम्परेचर है उसके आसपास के टेम्परेचर के बिल्कुल इक्वल हो। तो हम अगर किसी बर्तन को बहुत ज्यादा हीट कर दें, मान लीजिए कि अभी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है 35 और हमने एक बर्तन को हीट करके उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो बर्तन है ये तब तक अपनी हीट लूज करता रहेगा जब तक ये गर्मी बाहर छोड़ता रहेगा, भाप के थ्रू कह लो या फिर रेडिएशन के थ्रू कह लो, जब तक कि इसका टेम्परेचर ओके। किसी चीज को कहते हैं इक्विलिब्रियम अटेन करना। बट अभी के लिए इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, कंडक्शन की बात करते हैं। जब आप किसी बहुत गर्म बर्तन को जलते हुए बर्तन को हाथ लगा देते हैं तो आपका हाथ जलने लगता है, क्योंकि उस बर्तन की इतनी ज्यादा हीट आपकी बॉडी में सडनली ट्रांसफर, उस सडन ट्रांसफर ऑफ हीट को ही कहते हैं कंडक्शन। सम काइंड ऑफ हीट और सम काइंड ऑफ एनर्जी जो कि एक तरीके से मान लीजिए कि डायरेक्ट टच के थ्रू ट्रांसफर होती है तो कहते हैं कंडक्शन। जब आप किसी बहुत ठंडी चीज को टच करते हैं तो आपके बॉडी की जो हीट वो उस चीज में ट्रांसफर हो रही है। समझे? उसकी ठंडक आपकी बॉडी में नहीं आ गई है, आप उसको टच करते हैं तो आपकी बॉडी की हीट वहां से हट गई, इसीलिए आपको यहाँ पे ठंडा ठंडा। ओके, तो कंडक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट और एनर्जी बाय डायरेक्ट टच, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर ऑफ हीट होता है उसको कंडक्शन। बट कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन अगर आप कभी लैब में जाएंगे, स्कूल खुले हुए हैं अभी तो लैब में अपनी टीचर्स को बोलना कि मैम कन्वेक्शन का एक एग्जाम्पल, ठीक है? या फिर मैं इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट का एक लिंक ऐड करवा दूंगी, आप वहां से ये एक्सपेरिमेंट देख सकते हो। कन्वेक्शन का ये में स्पेशली दिखाया गया है कि एक बर्तन है तो हमने फ्लेम पर रख दी, उस बर्तन में नीचे हमने एक बहुत छोटा सा डॉट ऑफ कलर डाल दिया, फूड कलरिंग का डॉट, और उसको फिर से भर दिया। ओके, जैसे ही हमने यहाँ से फ्लेम ऑन की, ये फ्लेम है, तो फ्लेम ऑन होते ही आपको दिखेगा कि ये कलर इस तरीके से डिस्पर्स होना, ये कलर ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है और ऊपर वाला जो पार्ट है, का जो क्लियर पार्ट था, वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि हीट ऑफ ट्रांसफर इज अकरिंग बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, और इस दिस एग्जांपल इज अकरिंग इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड। ओके, तो ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट है जो बहुत स्लोली स्लोली होता है, क्यों होता है? क्योंकि कहीं पे ज्यादा हीट है, कहीं पे कम हीट है, तो दोनों अपना टेम्परेचर इक्वल करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जो ज्यादा हीट वाला एरिया है वो अपनी हीट को ट्रांसफर कर देता है कम गर्म एरिया की तरफ। दैट काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। इसका एग्जाम्पल आपको बहुत फ्रीक्वेंटली कोस्टल रीजन्स पे देखने को मिलेगा। द फॉर्म ऑफ सी एंड ब्रीज, बोले तो क्या? सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, क्या सुन के क्या लगा आपको? देखिए क्या होता है, जो लैंड है वो बहुत जल्दी ऑब्टेन कर लेती है। जब सूर्य निकलता है तो धरती बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन पानी को गर्म होने में टाइम लगता है। इसको कैसे समझेंगे आप कोई बर्तन अगर गैस पर रखते हैं तो बर्तन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन उस बर्तन में जब आप पानी डालते हैं तो उस पानी को गर्म होने में, बदलने में
उस बर्तन के ही टेम्परेचर तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, 5, 10 या 20 मिनट लग जाती है। अब इसको इमेजिन करिए बहुत लार्ज स्केल पे, ठीक है। एक समुद्र का तट है जहाँ पे पूरा एक समुद्र है जिसमें हजारों लीटर पानी है, लाखों लीटर पानी, ठीक है। और उसके बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ी है हमारी धरती। तो जो धरती है वो बहुत जल्दी हीट एब्जॉर्ब करती है, ये आपको पता है। एंड जो समुद्र है वो बहुत धीरे धीरे हीट को एब्जॉर्ब करता है, ये भी आपको पता है। अब सी जो है वो बहुत धीरे धीरे हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो वो हीट को लूज भी बहुत धीरे धीरे, यानी गर्म भी बहुत स्लोली स्लोली होगा और ठंडा भी बहुत स्लोली स्लोली होगा एक बार गर्म। एंड लैंड जो है वो बहुत जल्दी हीट एब्जॉर्ब करती है, तो हीट लूज भी बहुत जल्दी कर देती है, यानी धरती ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाती है और गर्म भी बहुत जल्दी हो जाती है। अगर आपका इतना कंसेप्ट क्लियर है तो हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो ये हमने सरफेस ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे सरफेस पे यहाँ पे वाटर है एंड यहाँ से आगे ये लैंड एंड दिस इज ओशन। ओके, ये क्या हुआ, यहाँ पे सूर्य चमका सारा दिन। सूर्य जैसे ही चमका लैंड बहुत जल्दी गर्म हो गई, लेकिन जो ओशन है वो धीरे धीरे पूरा दिन धूप पड़ने की वजह। ओके, इन सच अ सिचुएशन क्या होगा? इन सच अ सिचुएशन लैंड सुबह धूप आते ही, जैसे ही मान लीजिए कि 8 बजे सूर्य निकला है, 8 बजे गर्मी शुरू हुई है, तो पानी को तो गर्म होने में क्या पता शाम के 5 बज जाए, 5 PM तक पानी, ये जो समुद्र का पानी है ये नॉर्मल नॉर्मल रहेगा, धीरे धीरे गर्म होगा। बट जो लैंड है वो सुबह 8 बजे अगर सूरज निकला है तो क्या पता 9 बजे ही बहुत गर्म हो जाए। ओके, अब सूर्य जो है वो मान लीजिए कि 6 बजे अस्त हुआ है। ओके, 6 PM इट हैज सेट। सेट होते ही अब पानी गर्म हो चुका है फुल, ठीक है। सेट होते ही 6 PM पे जो लैंड है वो बहुत जल्दी अपनी हीट, यानी मे बी बाई 7 PM लैंड ठंडी हो जाएगी। बट जो ओशन है वो गर्म रहेगी पूरी रात। मे बी सुबह 3 या 4 बजे के आसपास फिर से जो वाटर है वो अपने नेचुरल ठंडे लेवल पे आएगा, यानी उसका टेम्परेचर कम होगा 8-9 घंटे के बाद, ठीक है। यानी 8-9 घंटे के पूरे पीरियड में वो धीरे धीरे। अभी देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कोई भी जो दो जगह है वो अपना टेम्परेचर इक्वल करने के लिए हीट का ट्रांसफर करती है। अभी यहाँ पे एक टाइम पे जब सी बहुत ज्यादा गर्म है, हम मान लीजिए कि टाइम की बात कर रहे हैं, डे टाइम पे सी का टेम्परेचर लेस है, इट इज कोल्ड, एंड लैंड का टेम्परेचर ज्यादा है यानी हॉट। ओके, तो जो हॉट है, जो भी हवा गर्म होती है वो बहुत हल्की हो जाती है, वो एक्सपैंड हो जाती है। तो जो हॉट एयर है लैंड की वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ से जो हवा है लैंड से वो ऊपर की तरफ आसमान की तरफ चली गई है, तो यहाँ पे जगह खाली हो गई। उस जगह को कौन भरेगा? उस जगह को ठंडी भारी हवाएं भरेंगी जो कि ओशन के ऊपर है। दिन में सी की तरफ से जो हवा है वो लैंड की तरफ जाएगी एंड दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब लैंड ब्रीज को समझ, दोबारा से हम ये एक ओशन ड्रॉ कर लेते हैं, साइड में यहाँ लैंड है। अब हमारा नाइट का टाइम आ गया, हमारा एक चांद निकलता हुआ दिखाई देते हैं। ये हमारा चांद निकला हुआ है, सूर्य नहीं है, दोनों चीजों को गर्म करने के लिए। तो जो लैंड है वो इस टाइम पे कोल्ड है, लैंड इज कोल्ड। बट द ओशन को पूरे दिन कम से कम 10 घंटे तक सूर्य की रोशनी मिली है, अब वो हो गया है हॉट, यानी अब क्या होगा, जो लैंड है वो कोल्ड है, जो वाटर है वो हॉट है। ओके, तो अगेन जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि गर्म हवा बहुत हल्की हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है। तो हॉट एयर जैसे ही ऊपर जाएगी, आसमान की तरफ भागी जा रही है, जगह खाली होगी ना ये वाली, इस जगह को फिल करने के लिए लैंड के ऊपर जो कोल्ड एयर है मूव करना स्टार्ट कर देगी। समझे आप? तो दिस इज कॉल्ड लैंड। लैंड की तरफ से हवा जा रही है ओशन की तरफ, और ये जो ऊपर गई हुई हवा है ये हवा की जगह लेने के लिए वापस से लैंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। इसी को कहते हैं विंड। विंड या फिर ब्रीज। हवा क्यों चलती है? कोई भी आप छत पर खड़े हो, आपके ऊपर अगर आकर हवा लग रही, तो हवा आपको अच्छा फील कराने के लिए नहीं आई है, वो हवा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, इक्विलिब्रियम, यानी एक समान, जैसा मतलब अपने आसपास के एरिया से अपने आसपास के एरिया की प्रॉपर्टीज से मैच करने के लिए वो हवा मूव करती है।
तो आपने देखा किस तरीके से लैंड ब्रीज में जो कोल्ड लैंड की एयर है वो मूव करती है ओशन की तरफ, और ओशन की जो वार्म एयर है वो फिर लैंड वाली एयर की जगह आ जाती है। तो रात को भी बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होती लैंड पर, क्योंकि पास में, जबकि अगर आप दिन की बात करें तो दिन में लैंड इतनी गर्म हो जाती है, वहां पे ओशन की कोल्ड एयर आकर वहां का माहौल थोड़ा ठीक कर देती है। यानी दिन में भी इतना बुरा माहौल नहीं होता ओशन के। ये थी हमारी सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, जो कि हमारे ओशन के आसपास होती है, सी के आसपास होती है। कहने का मतलब है कि कोस्ट के आसपास, समुद्र तट के आसपास आपको ऐसी कंडीशंस, ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे इवेंट्स देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है खत्म। आई होप आई मस्ट हैव बीन एबल टू explain to you every point very in very detail. Okay, transfer of heat was a chapter and we did the chapter. Besides this, अगर कोई एक दो छोटी मोटी टर्म्स रह गई हैं तो वो आपकी जो चैप्टर रीडिंग वाली क्लास होगी उसमें कवर हो जाएगी। बट दिस वाज जस्ट टू गिव यू एन ओवरऑल आइडिया एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अगर आप चाहें तो। ठीक है, इसी के साथ आपकी ये क्लास होती है कंप्लीट। क्लास वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पेलानिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।